बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का क्विज नंबर 3 करेंगे। क्विज नंबर 3 में मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी मैं आप लोगों को बता दूंगी। इस क्विज में जो MCQs है ना, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फाइनल टर्म के हवाले से भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाती है। तो जब आप लोगों के फाइनल टर्म का एग्जाम होगा तो आपने उससे पहले ये वाली क्विज वीडियो लाजमी देख के जानी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आगे भी कोई और भी जो फाइनल टर्म में जितने भी फाइनल से पहले क्विज आएंगे, आपने वो सारी की सारी क्विज के लिए भी प्रिपेयर करनी है। और अपना क्विज अटेम्प्ट करने से पहले तो जाहिर सी बात है, आप लोग इसको देखते हैं तो आप लोगों की क्विज की ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो ही जाती है। हम लोग चलते हैं अपने आज की इस क्विज वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आगे प्लीज शेयर आप लोग जरूर किया करें। मेरे लिए आप लोग दुआ भी आप लोगों ने जरूर करनी है। हम लोग चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दी है, मीन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलियर्स इन द डेटा। कि जो मीन होता है वो एक्सट्रीम यानी कि जो बाहर की जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उससे वो अफेक्ट नहीं होता। देखें, आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो होता है ना एक्सट्रीम वैल्यूज, वो हमेशा मीन को अफेक्ट करती हैं। मीडियन या मॉड या रेंज ये कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती, मीन ही अफेक्ट होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा था कि डज नॉट अफेक्ट बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स इसका राइट आंसर है। आगे वो हमसे कह रहे हैं फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर 10.1, 10.3, 10.5, 10.5 फिर दोबारा से 10.7, 10.9 इज अप्रोक्सीमेटली। वो हमसे कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल जो है ना वो कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टाइल को जो फाइंड आउट करने का मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। यहाँ पे फार्मूला जो होता है ना, आप लोगों ने फार्मूला अपने पास अपने कॉपी पेंसिल रखें। इस क्विज में जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आती जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। फर्स्ट क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 1, ठीक है, आगे ब्रैकेट में n+1, ठीक है, फिर होल डिवाइडेड बाय आपने कर देना होता है 4, ठीक है। अच्छा, अगर थर्ड क्वार्टाइल फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहें तो फिर उसका फार्मूला होता है 3, ठीक है। उसके बाद आगे ब्रैकेट में हो जाता है आपका n+1, ठीक है, और फिर उसको होल डिवाइडेड बाय आपने 4 कर देना होता है। ये आप लोग अपने फार्मूला जो है ना आप लोग नोट रखें। अब उन्होंने हमसे क्या कहा था कि फर्स्ट क्वार्टाइल की आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू के लिए जाहिर सी बात है हम जो इधर फार्मूला लगाएंगे, हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल में। मैं आप लोगों को इधर फाइंड आउट करके बता देती हूँ। अच्छा, मैं आपको कह रही हूँ फर्स्ट क्वार्टाइल है तो हम लोग 1 लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या आता है n+1 आता है, ब्रैकेट क्लोज होती है। और फिर हम लोगों ने इस सारे के सारे को जो है ना वो हम लोगों ने डिवाइड कर देना होता है 4 के साथ, ठीक हो गया। ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ फार्मूला में आपने n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू यहाँ पे कौन सी बन रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो होती है ना वो ही n की वैल्यू होती है। यहाँ पे वैल्यूज कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, अपना हम लोग 6 जो है ना वो हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई के साइन डाल देते हैं क्योंकि एक्सेल फिर इंटर हम लोग प्रेस करेंगे। ये हमें सॉरी ये परसेंटेज में आ गया। इधर मैं इसको जनरल कर देती हूँ ऊपर एक्सेल से। ये आ गया हमारे पास 1.75 आंसर है, ठीक है। आप 1.75 को आप लोग राउंड करें तो हमारे पास क्या वाले, क्योंकि देखें ना 1.5 से अबव अगर जाए तो हम लोगों ने इसको राउंड करना होता है तो वो वैल्यू फिर क्या होती है 2 होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको राउंड हम लोग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसमें जो दूसरे नंबर पे वैल्यू है वही हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। दूसरे नंबर पे वैल्यू 10.3, तो ये 10.3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अ लीनियर लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट डैश ग्राफ। जिस ग्राफ के अंदर एक लाइन आती है उसको वो हमेशा हमारा कौन सा ग्राफ होता है, वो लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। लीनियर लाइन वाला लाइन ग्राफ होता है। ये आप लोगों का ग्राफ वाले चैप्टर से रिलेटेड एक बच्ची मुझसे पूछ भी रही थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्राफ वाले चैप्टर से ये इसी तरह के सिर्फ आते हैं एमसीक्यू को, कैलकुलेशंस नहीं होती या आपको वो वहां पे ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोलते। मजीद ये वाली जो वीडियो है ये वाली हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स भी बता दूंगी हैंड आउट में से, जो जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन लेसन्स के, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ डैश ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक लाइन ग्राफ होती है जो कि आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ग्राफ जो है ना ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे वो कह रहे हैं
ये देखें x जो होती है ना, x और उसके ऊपर ये जो लाइन होती है, इसका मतलब क्या है कि एवरेज, या यहाँ पे आप लोगों ने एवरेज का या मीन का फार्मूला बताना है। अब यहाँ पे उन्होंने जो फार्मूला लिखा है ना, x+1 मल्टीप्लाई बाय x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 मल्टीप्लाई बाय टूवर्ड्स xn और डिवाइडेड बाय n, ये वाला फार्मूला वो कह रहे हैं कि गलत है। इसका ठीक फार्मूला क्या होगा? मीन को फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोगों ने सम फाइंड करना होता है, डिवाइड कर देना होता है नंबर ऑफ वैल्यू से। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, x+1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। डेटा ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स इज प्रेजेंटेड बाय लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के थ्रू आप लोग दो वेरिएबल्स का डेटा रिप्रेजेंट करते होते हैं। एक आप लोग x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, दूसरा आप लोग y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। अ डेटा इन विच वी स्टडी अबाउट प्रोविंसेस इज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का एमसीक्यूज है। प्रोविंसेस, रीजन्स, डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारा कुछ आप लोग जिस डेटा में स्टडी करते हैं उसको हम लोग जियोग्राफिकल डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका जियोग्राफिकल डेटा ठीक आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की मेथड्स में टेक्स्ट भी आ जाता है, टेबुलर भी आ जाता है और सेमी टेबुलर भी आ जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि प्रेजेंटेशन का मेथड ना हो, इसलिए नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। अ लाइन ग्राफ शोज डैश प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। लाइन ग्राफ के अंदर क्या होती है? लाइंस होती हैं जो कि ग्राफ के अंदर प्लॉट की हुई होती हैं। तो लाइंस जो है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। In the arrangement of the numbers by following stem and leaf format, a number say 27 is located by taking। अच्छा, स्टेम और लीफ का जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें ये होता है कि जो आपका ये जो पहला जो डिजिट होता है ना, ठीक है, आप लोगों ने यूनिट 10, 100, 1000 तो पढ़े हैं ना, तो जो यूनिट होता है ना वो हमेशा होता है लीफ। ठीक है, और जो 10 होता है ना वो होता है हमेशा आपका स्टेम। तो यहाँ पे 27 में 7 यूनिट है और 2 क्या है? ये टेंस है। ठीक है, तो 2 यानी कि क्या है? स्टेम है, और 7 क्या है? लीफ है। तो इसका राइट आंसर है 2 एज इट्स स्टेम एंड 7 एज इट्स लीफ। हम लोग चलते हैं द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हाइट वो कह रहे हैं 165, 175, 176, ये वाली है। वो कह रहे हैं मीडियन और मीन आप लोग हमें बताएं। मीडियन का ये है कि आप लोगों ने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप लोग का जो सबसे दरमियान वाली जो आप लोगों की आएगी ना वैल्यू, वो 170 ही दरमियान में आता है, तो वो है हमारा मीडियन। और उसके बाद मीन जो क्या होगा कि मीन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, इन सारी वैल्यूज को प्लस करके 5 पे आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास मीन 169 आ जाएगा। तो 170 और 169 इसका राइट आंसर है। डैश यूज द डिवीजन ऑफ अ सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। सेक्टर ग्राफ होता है जो कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल को हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हिस्टोग्राम्स भी आ जाते हैं, टेबल्स भी आ जाते हैं और पॉलीगॉन्स भी आ जाते हैं। इन डैश ग्राफ ईच वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पिक्चर्स। वो कौन सा ग्राफ होता है जिसमें हर वैल्यू को आप लोग किसी पिक्चर के थ्रू आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पिक्चर ग्राफ होता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन गिवन डेटा इज कॉल्ड। सबसे ज्यादा जो कॉमन वैल्यू होती है किसी भी डेटा के अंदर वो होता है उसका मॉड। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ठीक है, मॉड होता है। इन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, स्टेम शोज, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में जो स्टेम होती है ना वो कौन सी वैल्यू होती है? जो टेंस वाली वैल्यू होती है। यहाँ पे उन्होंने यूनिट नंबर दिया, 1000 नंबर दिया, डेसिमल नंबर दिया, तो इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें टेंस नंबर है ही नहीं। तो नन ऑफ दीज जो है ना वो इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें मीन, मीडियन, मॉड सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डेटा इन विच वी स्टडी अबाउट इनकम इज कॉल्ड। इनकम के बारे में जो आप लोग डेटा को स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। इनकम के बारे में कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव डेटा। व्हाट इज मीडियन ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स। वो कह रहे हैं कि इस सेट ऑफ नंबर्स का मीडियन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये पहले से ही अरेंज हुई है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, आगे पीछे डिजिट्स नहीं है। इसमें जो दरमियान वाला डिजिट है ना वही मीडियन है और वो है 7। तो 7 जो है ना ये इसका मीडियन है। मॉड ऑफ द डेटा, वो कहने हैं कि इस डेटा में से मॉड बताएं। मॉड आप लोगों को पता है, मॉड वो वैल्यू होती है जो किसी भी डेटा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, वो एक दफा या 2 दफा अगर पाई जाती है किसी भी डेटा के अंदर, तो आप लोग ये देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो कि एक वैल्यू है जो कि 3 दफा पाई जाती है, बाकी सारी वैल्यूज 1 या 2 दफा पाई जाती है, तो वो जो ज्यादा दफा जो वैल्यू पाई जाती है ना वही मॉड होती है। ठीक है, अब डेटा की ये जो मॉड है इसमें अगर देखा जाए तो 25 और 56 ये दोनों वैल्यूज 2-2 दफा पाई जाती हैं, बाकी सारी वैल्यूज 1 हैं। तो क्योंकि दोनों की वैल्यूज 2-2 दफा पाई जाती हैं तो इसलिए 25 एंड 56 दोनों ही जो है ना वो मॉड होंगे। ठीक है,
द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज इज कॉल्ड। जब न्यूमेरिकल डेटा किसी एवरेज के गिर्द जो स्प्रेड होता है उसकी डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं, कि ये डेटा जो है ना ये इतना डिस्पर्स हुआ है, ठीक है। तो डिस्पर्शन जो है ना ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। व्हेन वी कैलकुलेट द मोड ऑफ द डेटा देन इट इज नेसेसरी दैट वी, जब भी आप लोगों ने किसी भी डेटा का आप लोगों ने मॉड कैलकुलेट करना होता है ना, ठीक है, तो मॉड को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उस चीज को आप लोग अरेंज करें, ऐसा नहीं होता। चाहे वैल्यूज आगे पीछे भी है ना तो भी आप लोग उसमें से देख सकते हैं कि जो चीज एक से ज्यादा दफा, जो नंबर एक से ज्यादा दफा या जो नंबर सबसे ज्यादा दफा पाया जाता है वो मॉड होता है, ठीक है। तो इसमें ये है, एक उन्होंने ऑप्शन दिया था अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी ठीक नहीं है, और अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ये भी ठीक नहीं है। तो लेकिन हमारा राइट आंसर ये है कि दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑप्शंस जो है ना वो रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद इन सेक्टर ग्राफ्स अ सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश सेक्टर्स। जो सेक्टर ग्राफ होता है उसमें आप लोग सर्कल को चाहे जितने मर्जी सेक्टर्स में आप लोग डिवाइड कर लें, तो एनी नंबर ऑफ सेक्टर्स जो है ना ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सेमी टेबुलर मेथड प्रेजेंट्स, सेमी टेबुलर मेथड वो होता है जो कि जिसमें डेटा जो है ना वो सिर्फ रोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ होता है, कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हुआ होता। तो डेटा इन रोज सेमी टेबुलर मेथड होता है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा। जो स्टेटिस्टिकल डेटा की कितनी जो है ना वो टाइप्स होती हैं क्लासिफिकेशन की, तो 3 तरह से आप लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेटिस्टिकल डेटा को। तो 3 जो है ना ये इसका राइट आंसर है। रेंज ऑफ डेटा, वो हमें कह रहे हैं कि आप हमें इसकी रेंज बताएं। अच्छा, रेंज को फाइंड आउट करने का आप लोग फार्मूला लिख लें कि किसी भी डेटा के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, यानी कि जो होती है ना मिनिमम वैल्यू, और जो सबसे ज्यादा जो बड़ी यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, आपने उसको देखना होता है, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या होता है, फार्मूला इसका ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इस डेटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 4 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -4, ठीक है। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, 4 माइनस, आगे आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू क्या है -4, ठीक है। 4 माइनस -4, तो माइनस माइनस जहां पे होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपस में प्लस। तो फिर कैसे बन जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो रेंज इसकी क्या है, 8 है। आगे हम लोग चलते हैं। The measure of central tendency which divides the data into 2 equal parts is called। वो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर होती है जिसमें एक डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो होता है मीडियन, ठीक है। मीडियन जो है ना ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम लोग राइट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग उसको कहते हैं राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन के, और फिर मीडियन ग्रेटर देन होता है मॉड के, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मॉड भी सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, परसेंटाइल भी आता है और क्वार्टाइल भी आता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता। तो ये आप लोगों ने इसका मार्क कर देना है। मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इज कॉल्ड। वो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, तो वो होता है मीन, ठीक है। मीन जो है ना ये इसका राइट आंसर है। Under which of the following conditions of 3 terms A, B, C, their all central tendencies are equal। Central tendencies mean, median और mode equal होंगी जब A is equal to B is equal to C होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है वो कह रहे हैं कि A is equal to B is equal to C, तो वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि सारी की सारी आपस में इक्वल होती हैं। सेक्टर ग्राफ अ डैश इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। वो सेक्टर ग्राफ में आप लोग सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो सर्कल इसका राइट आंसर है। ऑगिव्स आर यूज्ड टू डिटरमिन डैश एट डिफरेंट वैल्यूज। Augives are used to determine the cumulative frequency at different values। Augives को आप लोग cumulative frequency के लिए यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। If the number of terms in the data are even, then the median of the data is। अगर देखें, आप लोगों ने 2 बातें हमेशा याद रखनी है। अगर आप लोगों के पास डेटा जो है ना वो ऑड नंबर्स में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 डिजिट्स हैं या 9 डिजिट्स हैं, तो उसमें जो सबसे दरमियान वाली जो वैल्यू होती है ना वो आपका मीडियन होगा। लेकिन अगर इवन डिजिट्स हैं, यानी कि 8 डिजिट्स हैं आपके पास या 10 हैं,
तो उसमें सेंटर पे तो एक वैल्यू नहीं आती, सेंटर पे आती है दो वैल्यूज, तो उन दोनों वैल्यूज को आप लोगों ने एवरेज फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत जहां पे आप लोगों का नंबर ऑफ डेटा इवन में हो, वहां पे आप लोग मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टू मिडल टर्म्स का एवरेज ले लेते हैं, द एवरेज ऑफ टू मिडल टर्म्स, ये इसका राइट आंसर है। द वैल्यू दैट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन द डेटा, वो वैल्यू जो बहुत ज्यादा किसी डेटा के अंदर पाई जाती है वो क्या होती है, मॉड होता है। उसके बाद है सम ऑफ द डिविएशंस अबाउट द मीन आर ऑलवेज, मीन के इर्द गिर्द जितनी भी डिविएशंस होंगी उनका सम हमेशा जीरो होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये पॉइंट है। क्लास विड्थ ऑफ द गिवन डेटा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, क्लास विड्थ को आप लोग डिफाइन करते हैं कि रेशियो होती है रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस की। आप लोग इसका फार्मूला भी नोट डाउन कर लें, क्लास विड्थ इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। आगे हमारे पास एवरेज इज कैलकुलेटेड एज, एवरेज को आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितनी आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसका सम लेते हैं और डिवाइडेड बाय आप लोग कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये एवरेज का फार्मूला होता है। जो द फॉलोइंग इज ट्रू, वो कह रहे हैं कि इसमें से क्या चीज जो है ना वो ट्रू है। देखिए मीन, मीडियन और मॉड, इनमें से कोई भी किसी दूसरे से बेटर नहीं होता, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो मीन भी बिल्कुल उतनी ही उसकी वैल्यू होती है जितनी की मीडियन और मॉड की होती है इंपॉर्टेंस के लिहाज से, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं फुल सर्कल हैज डैश डिग्रीज, एक पूरे का पूरा जो सर्कल होता है ना उसके अंदर 360 डिग्रीज पाई जाती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ, ये लाइन ग्राफ होता है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग हासिल करते हैं। अ डेटा इन विच वी स्टडी अबाउट रीजन्स इज कॉल्ड, रीजन्स के बारे में जो आप लोग डेटा को स्टडी करते हैं वो जियोग्राफिकल डेटा होता है। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ट्रिम्ड मीन इज द मीन ऑफ, ट्रिम्ड मीन इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग डेटा, ठीक है। यानी कि आप लोग आखिर से जो होता है ना थर्ड क्वार्टाइल से ऊपर वाले, यानी कि 75% के बाद, मतलब यूं समझ लें कि अगर हम लोग अपने डेटा के 4 हिस्से करें ना, तो पहले वाला हिस्सा और जो आखिरी जो चौथा हिस्सा होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं, जो पीछे बाकी बचता है उसको जो हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं, हम लोग उसको ट्रंकेटेड मीन या ट्रिम्ड मीन हम लोग उसको बोलते हैं। तो रिमेनिंग डेटा का मीन होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लोग लिख लें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास एंड टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद है द डेप्थ ऑफ अ रिवर एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स, एक जो रिवर है उसकी जो डेप्थ है वो है 2, 7, 5, 6, और तो वो कह रहे हैं कि कितने फुट का कोई बंदा इसको क्रॉस कर सकता है। तो जाहिर सी बात है आप लोग इसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज जो है ना इतने फुट का बंदा इसको पास ऑन कर सकता है। आप लोग इसकी 2 + 7 + 5 + 6 करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 5। व्हाट आर द सेंट्रल टेंडेंसीज, सेंट्रल टेंडेंसीज वो पूछ रहे हैं हमसे, तो मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ये सारी सेंट्रल टेंडेंसीज में आ जाती हैं, ठीक है। हार्मोनिक मीन भी मीन की टाइप होती है, तो ये भी सेंट्रल टेंडेंसी में ही आती है। Median is the middle value of an arranged data. Then median of data having odd cardinality is odd, जब भी आप लोगों के पास वैल्यूज होती हैं तो उनका जो मीडियन होता है ना उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, द वैल्यू एट n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, ये इसका राइट आंसर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिक्वायर्ड क्लास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो आपसे कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें इस क्लास इंटरवल की। तो उसका देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको आप लोग पिछले वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब आप लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करें तो उसका सिंपल यही है कि जिस क्लास इंटरवल का आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप पिछले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से माइनस कर दें, ठीक है। सबट्रैक्टिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिलेटिव क्लास फ्रॉम द प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसका राइट आंसर है। If the median of an arrangement of numbers is equal to the mean of its middle terms, then the arrangement contains, यानी कि एक जो मीडियन है किसी भी नंबर्स का वो बिल्कुल उसका जो मिडल टर्म्स है ना, ठीक है, उनके मीन के इक्वल है, ठीक है। इसका फिर मतलब क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वो वाली जो ऐसी कंडीशन जिसमें मीन फाइंड आउट करने के लिए आप मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप दरमियान वाली 2 टर्म्स का मीन लेते हैं, वो किस में होता है, जब आपके पास इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे इसका राइट आंसर है।
When we add frequency to the second interval to the frequency of the first interval, यानी कि जब हम लोग सेकंड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हैं तो सेकंड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कम्युलेटिव जो है ना, इसका राइट आंसर है। The measure of central tendency which divide data into two equal parts, मीडियन होता है जो कि किसी भी डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आगे ही हमसे फिर कह रही है कि इस डेटा का आप लोगों ने रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज फाइंड आउट करने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से आप लोगों ने सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। सबसे बड़ी वैल्यू है 15 और सबसे छोटी वैल्यू है 2, तो 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्राफ। कॉलम ग्राफ भी होता है, सर्कल ग्राफ भी होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये ग्राफ नहीं होता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना वो होता है ग्राफ, ऑगिव्स वो होते हैं ग्राफ, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन खुद कोई ग्राफ नहीं है। डैश इज आल्सो नोन एज अ सर्कल ग्राफ। सेक्टर जो होता है ना उसी को हम लोग सर्कल ग्राफ बोलते हैं। द मॉड ऑफ द डेटा, वो कह रहे हैं कि इसका मॉड आप हमें बताएं। यहाँ पे देखे, यहाँ पे सारी वैल्यू सिर्फ एक दफा ही पाई जाती है, तो उसका मतलब क्या है, इस डेटा के अंदर कोई भी मॉड नहीं है। देयर इज नो मॉड फॉर दिस डेटा, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है मिड हिंज इज सेम एज। मिड हाइट बिल्कुल सेम होती है मिड रेंज के। ठीक है, जैसे आप लोग मिड रेंज को फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से आप लोग मिड रेंज को भी आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू जो होती है डेटा के अंदर, उसके एवरेज को जब आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होती है, मिड रेंज होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी में से डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू आप लोग माइनस करते हैं तो वो आप लोगों के पास रेंज आ जाती है। रेंज जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील्स द वीकेस्ट फैक्ट। देखें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स द वैल्यू दैट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। ये वाले बिल्कुल वीक फैक्ट है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आ जाते हैं मीन मीडियन मॉड। ठीक है, तो मीन जो है ना वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होती है, मीडियन और मॉड जो है ना वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये बात हम लोग नहीं कह सकते कि सारी की सारी जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स होती हैं वो सारी की सारी सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पे ही डिपेंड करती हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो हम लोग इसी को मार्क करेंगे। मीडियन ऑफ द नंबर, वो कह रहे हैं कि इस नंबर का मीडियन बताएं। इस नंबर का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपने दो दरमियान वाली आप लोगों ने वैल्यूज को देखना है जो कि 4 और 7 है। तो 4 + 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप लोगों के पास 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। हिस्टोग्राम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ग्राफ। बिल्कुल ट्रू है, हिस्टोग्राम भी एक एग्जांपल होती है ग्राफ की। अ बार ग्राफ यूजेस डैश टू शो डेटा। बार ग्राफ के अंदर हम लोग बार्स को यूज करते हैं डेटा शो करने के लिए। पिक्टोग्राफ आल्सो कॉल्ड, पिक्टोग्राफ को हम लोग पिक्टोग्राम भी बोलते हैं, तो पिक्टोग्राम इसका राइट आंसर है। इफ सम वैल्यूज आर गिवन देयर मीन मे बी। देखिए, जो मीन होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी मीन 0 या नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा। अगर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं तो उनका मीन जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू में ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वार्टाइल, मॉड, परसेंटाइल ये सारी सेंट्रल टेंडेंसी में आती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आती। सेंट्रल टेंडेंसी इज टेंडेंसी ऑफ डेटा वैल्यूज टू डैश इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी वो होती है कि डेटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो डेटा के सेंट्रल पार्ट पे कितनी क्लस्टर हो सकती हैं, तो क्लस्टर जो है ना ये इसका राइट आंसर है। इन द सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मॉड, ये ऑल ऑफ दीज ट्रू कि मीन बेटर देन मॉड, मीन इज बेटर देन मॉड, उसके बाद सॉरी मीडियन इज बेटर देन मॉड, मीन इज बेटर देन मीडियन, ये सारी चीजें जो है ना हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कोई भी किसी से हम लोग ये नहीं कह सकते किसी एक चीज को किसी दूसरे पे जो है ना वो फौकियत हासिल है। मीन मीडियन मॉड में सारे ही एक दूसरे से बेटर होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में जब भी आप लोग दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं तो दैट इज अ ग्राफ। आगे, इफ द नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स इज 10, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 10 है, और मीन जो है ना वो कह रहे हैं कितने हैं, 50 है, तो सम ऑफ डेटा को हमें कह रहे हैं फाइंड आउट करें। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा को हम लोगों ने अगर फाइंड आउट करना है तो इसके डिनोमिनेटर से जो नंबर ऑफ डेटा है उसको हम लोग इक्वल की दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो वो वहां पे जाके मीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय मीन
इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा। ऐसे ही फार्मूला बनेगा ना अगर हम लोग उसको रीअरेंज करें। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 वो हमारे पास आ रहा है 500, लेकिन 500 इसमें से ऑप्शंस में मौजूद नहीं था। नन ऑफ दीज जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा एक एवरेज के इर्द गिर्द कितना स्प्रेड होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन वो हमसे कह रहे हैं कि आप लोग हमें इसको फाइंड आउट करके दिखाएं। ज्योमेट्रिक मीन का आप लोग फार्मूला लिख लें। x1 यानी कि पहली वैल्यू उसको आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x2, फिर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे x3। इसी तरह से जितनी भी वैल्यूज आपके डेटा के अंदर दी हुई होती है उन सबको आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग करते हैं रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n, यानी कि कितनी वैल्यूज आपके पास हैं। इस हिसाब से हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 130 मल्टीप्लाई बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है। इन तीनों वैल्यू को जब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास 142.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। वीडियो द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा जो है ना वो कह रहे हैं ट्रू है। ये ट्रू ये है कि जो अरिथमेटिक मीन जो होता है ना वो सारी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो मीडियन होता है ना वो सिर्फ मिडिल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज, आप लोगों ने इनको कर लेना अच्छे तरीके से याद। ठीक है। बाकी इसमें जो आप लोगों के इधर हैंड आउट में हम लोग चलते हैं और इधर से जो है ना मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ जो जो इसमें इम्पोर्टेंट थे आप लोगों के। इसमें बहुत ज्यादा ये आप लोगों का इजी सा ये आप लोगों का सब्जेक्ट है। एक तो वो होता है ना कि आप लोग क्या है कि वो जैसे आप लोगों के मिड टर्म का पोर्शन था ना कि उसमें बच्चे कह रहे थे कि वो मुश्किल था, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें जस्ट ये है कि आप लोगों के जो एंड वाले जो आप लोगों के चैप्टर्स होते हैं ना इसके अंदर वो थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। लेक्चर नंबर 41 से लेकर 45 तक तो इन्होंने किए हुए अपडेट वो आप लोगों ने पुराने हैंड आउट में से बिल्कुल भी नहीं करने होते। ठीक है। तो बाकी जो है ना जो आप लोगों ने करने हैं इधर से ये आज की जो हमारे जो चैप्टर्स हैं 23 से लेकर 27 तक, इसमें जो जो चीजें आपने याद करनी है ना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने इसमें से क्या क्या याद करना है। ठीक है। हम लोग चलते हैं इधर, हमारा ये है लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 23 में सबसे पहले आप लोगों ने ये जो बेसिस फॉर कैलकुलेशंस है ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारी आपकी एमसीक्यूज में आती हैं, आप लोगों ने ये याद कर लेनी है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आती हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ये भी आपके एमसीक्यूज में आते हैं, ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कितने होते हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोगों ने अभी हम लोग ने देखा था ना कि कौन सा उन्होंने पूछा था कि टाइप ऑफ ग्राफ है और कौन सा जो है ना वो टाइप ऑफ ग्राफ नहीं है। ठीक है। बाकी ये पिक्चर ग्राफ होता है जिसमें पिक्चर्स के थ्रू आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सेक्टर ग्राफ कौन सा होता है, ये इसके आप लोगों ने एक एक दफा सिर्फ जस्ट इसको पढ़ना है। सेक्टर ग्राफ वो होता है जिसमें सर्कल्स को आप लोग डिवाइड करते हैं, फुल डिग्री जो होती है सर्कल की 360 होती है, और ये वाली सारी चीजें आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद कॉलम्स एंड बार ग्राफ्स में भी आप लोगों ने याद रखना है कि उसमें हम लोग बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। लाइन ग्राफ होता है जिसमें आप लोग लाइन के थ्रू आप लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसमें सिर्फ इतनी इतनी वो छोटी छोटी सी चीजें पूछते हैं। ये आगे लाइन ग्राफ इन्होंने बना के दिखाए हुए हैं तो ये आप लोगों ने नहीं करने, आप लोगों को वो इस तरह से नहीं पूछते कि आप हमें बताएं कि ये लाइन ग्राफ जो है ना ये कैसे बनाते होते हैं। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसको आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें 3 चीजें आ जाती है, मीन, मीडियन और मॉड। ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है एक। और उसके बाद मीन क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला जो होता है ना वो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद करना है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। उसके बाद आगे आप लोग आ जाए मीडियन पे। मीडियन कौन सी होती है, जो कि दरमियान वाली वैल्यू होती है। आप लोगों ने इतनी सी बात याद रखनी है, आप लोगों ने पहले जो है ना वो डेटा को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने इसको अरेंज कर लेना होता है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं, अगर तो ऑड वैल्यूज हैं तो जो सबसे दरमियान वाली वैल्यू है वही आप लोगों की मीडियन होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की इवन वैल्यूज हैं तो जो 2 दरमियान वाली वैल्यूज होती है उसको आप लोग मीन लेते हैं तो वो आप लोगों का मीडियन होता है। इस तरह से मॉड वो होता है जो कि आप लोगों के डेटा के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ज्यादा बार पाया जाता है, वो होता है मॉड। ठीक है। उसके बाद ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेम और लीफ आप लोग बनाते हम बनाना कैसे होता है हम लोगों ने। ठीक है। जो टेंस वाली वैल्यूज होती है ना
वो होती हैं स्टेम, और जो यूनिट्स वाली वैल्यूज होती है वो सारी आ जाती हैं लीफ के अंदर। ये इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी ये जो टैबुलेट करने का जो है ना यूनिवेरिएट डेटा को हम कैसे टैबुलेट करते हैं, ये 3 चीजें नेम्स जो है ना आप लोगों ने याद रख लेने हैं। और बाईवेरिएट डेटा को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, कॉन्टेंडेंसी टेबल से थ्रू और साइड बाय साइड बार चार्ट्स के थ्रू। ये इसमें से इतना आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेंज को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्लास विड्थ का ये जो फॉर्मूला है ये वाला आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं, क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये वाला है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये मैं आप लोगों को फार्मूलाज जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेना है। ये आप लोगों की ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के आते हैं, या आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं, वो आप लोगों से ये चीजें पूछ लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है कि एक फ्रीक्वेंसी को जब आप लोग पिछले वाली डेटा की फ्रीक्वेंसी में ऐड करें तो वो आप लोगों की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोग्राम वो ग्राफ होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें विड्स को जो होती हैं बार की जो विड्स होती है ना, वो आप लोग देखते हैं कि क्लासेस की प्रोपोर्शन कितनी है, ठीक है। ये बात आप लोगों को इतनी याद रखनी है कि विड्थ ऑफ द बार्स आर प्रोपोर्शनल टू द क्लासेस, ठीक है। उसके बाद ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग क्या क्या चीजें मेजर करते हैं, मीन, हर तरह का मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, ट्रंकेटेड, वेटेड, विंसराइज्ड, मीडियन, मॉड, ये चीजें आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी में फाइंड आउट करते हैं। मिड रेंज और मिड रेंज भी आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी में ही आप लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। आगे ये एक्सेल के उन्होंने फंक्शंस बताए हुए हैं। आप लोगों के पेपर में कोई भी अगर आता है ना डेटा, आप लोग उसको इजीली आप लोग एवरेज, फॉर एग्जांपल मीन क्या होती है, एवरेज होती है ना, तो आप लोग उसको इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर आप लोग एक्सेल में जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा डेटा उन्होंने दिया हुआ था, ये उन्होंने 5 हमें डिजिट्स दिए हुए, वो हमें कहते हैं कि आप लोग एक्सेल में इसका आप लोग जो है ना वो डेटा फाइंड आउट करके बताएं। तो ये आप लोगों के एक्सेल में आते भी हैं, मीन, मीडियन, मॉड और एवरेज आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। वो हमें आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग इसका जो है ना वो फार्मूला भी बताएं एक्सेल में, एक्सेल के थ्रू। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं एवरेज, एवरेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप लोगों ने सारे के सारे अपने डेटा को सिलेक्ट करना होता है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इंटर प्रेस करते हैं तो उस सारे डेटा की आप लोगों के पास एवरेज आ जाती है, ठीक है। आगे हैंड आउट, अच्छा ये इन्होंने यहाँ पे सारे फंक्शंस बताए हुए हैं। मीडियन को फाइंड आउट करने का फंक्शन, उसके बाद ये मॉड है उसको फाइंड आउट करने का भी फंक्शन मॉड होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इजीली वो कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट करने का आप लोगों का एक्सेल में ही होता है फंक्शन। लेकिन फ्रीक्वेंसी को ये फाइंड आउट करने का ये होता है कि आपको वो स्कोर्स दे देते हैं पेपर के अंदर और साथ में बिन्स दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पहले डेटा लिखा था ना, फॉर एग्जांपल यही हमारे स्कोर है, ठीक है। बिन्स जो होती है ना वो हमेशा स्कोर से कम होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आप लोगों के पेपर में अगर वो देते हैं ना कि ये वाली जो है ना वो बिन्स है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को वो डेटा इसी तरह से आप लोगों को देते हैं। वो देंगे ये फ्रीक्वेंसी है इतनी और बिन्स के अंदर ये वैल्यूज हैं। तो आप लोगों ने एक्सेल के अंदर जाना है, आप लोगों ने क्या करना होता है, जब भी आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है ना, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि अगर बिन्स आप लोगों की 3 है ना, तो आप लोगों ने 4 बॉक्स सिलेक्ट करने हैं। ये बात याद रखनी है, बिन्स जितनी होंगी उससे 1 नंबर ज्यादा जो है ना आप लोगों ने सिलेक्ट करना है अपना जो आप लोगों की जिसपे आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है आंसर। इक्वल का साइन आप लोगों ने लगाना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जब आप लोग लिखते हैं तो आगे आप लोगों ने डेटा एरे सिलेक्ट करना होता है। ये हमारा डेटा एरे था, उसके बाद कॉमा लगा के ये हमारी बिन्स थी, बिन्स को आपने सिलेक्ट करना होता है। बिन्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर तीनों को आपने प्रेस करना होता है, तो ये आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। समझ आ गई अब आप लोगों को। तो ये इस तरह से ये इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सबका तरीका वो इतना कोई नहीं होता वो डिफरेंट। इसमें ये होता है कि आप लोगों को नंबर ऑफ बिन्स को देख के ही आप लोगों ने जो है ना वो याद करना होता है। आगे हम लोग चलते हैं, तो हमारे पास लेक्चर नंबर 26 में वही फ्रीक्वेंसी की फाइंड आउट करने की उन्होंने एग्जांपल यहाँ से हम लोगों ने पूछी। ये वही सारा है कि बिन से 1 नंबर ज्यादा आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये आप लोगों के ये आपको पता है कि इस तरह से डेफिनेशन आ जाती है कि ये लाइन ग्राफ होता है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग ऑब्टेन करते हैं। ये भी हम लोगों ने क्विज किया तो उसमें भी ये था, ठीक है। ये याद आप लोग ने रखना है। इसमें जो एब्सीसा होता है वो मिड पॉइंट्स होते हैं और जो ऑर्डिनेट्स होते हैं
वो क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो होती हैं। अच्छा, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा है कि पिछली जो है ना फ्रीक्वेंसी में आप लोग उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आगे मजीद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चार्ट्स हैं जो कि आप लोगों को वो नहीं कहते कि आप लोग हमें जो है ना वो बना के दिखाएं पेपर में, इस तरह से आप लोगों का नहीं आता। कंटेंजेंसी टेबल्स भी, इसको भी आप लोगों ने नहीं करना होता, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं। साइड बाय साइड चार्ट्स हैं, तो वो क्या होता है कि एक अगर सेम इन्वेस्टर ने बहुत सारी चीजों के अंदर अगर जो है, यानी कि अगर आप लोगों ने एक ग्राफ बनाना है जिसमें एक से ज्यादा चीजें आप लोगों ने बतानी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बारे में बात करनी है इस तरह से, तो उस चार्ट को फिर हम लोग साइड बाय साइड जो है ना वो चार्ट कहते हैं। ठीक है, कॉन्टेंजेंसी टेबल वो होता है कि टेबल की फॉर्म में आप लोग जो है ना वो उसको कर देते हैं। ये यहाँ पे आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन की एक डेफिनेशन और इसका फार्मूला, हार्मोनिक मीन का भी आप लोगों ने फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। और ये भी आप लोगों को अगर फार्मूला याद करने में मसला हो रहा है ना, तो इसमें भी आप लोगों को कोई ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप लोगों को फार्मूला पेपर में नहीं आ रहा, इक्वल आप लोगों ने प्रेस करना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है जियो मीन। ये आप लोगों के पास आ गया जियो मीन, इसको आप लोग ओपन करेंगे, इस पे आप लोग डबल क्लिक करें जियो मीन के, इसके ऊपर आप लोगों के पास सारी डिटेल खुल जाती है। वहां पे आप लोगों का ये जियो मीन का फार्मूला लिखा हुआ होता है। ये देखें यहाँ पे इनका जो है ना वो जियो मीन का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अंडर रूट एन कर दिया। अंडर रूट एन का मतलब क्या है, रेज टू द पावर 1/n। ठीक है ना, तो सेम चीज वही है, यहां से आप लोग फार्मूला, इतना तो आप लोगों को भी पता है कि अंडर रूट जहां पे होता है तो उसको हम लोग कैसे जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद करना है। उसके बाद ये है आप लोगों के क्वार्टाइल्स, ये वाले जो क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करने के फार्मूलाज, ये वाले आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, इवन कि आप लोग एक्सेल में भी क्वार्टाइल्स को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें डाटा दिया हुआ था ना, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने इसका क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जाते हैं, ये क्वार्टाइल पे आप लोग करते हैं, यहाँ पे आप लोग इस क्वार्टाइल को जो जिसका आप लोगों ने फाइंड आउट करना है वो आप लोग करते हैं। क्वार्टाइल आपने फाइंड आउट कौन सा करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, सेकंड करना है या थर्ड करना है। अगर फर्स्ट क्वार्टाइल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो आप लोग 1 लिखेंगे, इंटर प्रेस करना है तो 1.3 जो है ना, इसका मतलब है कि वो क्वार्टाइल 1.3, यानी कि आपका यहाँ पे क्वार्टाइल कौन सी बन रही, दूसरी वैल्यू जो है ना वो बन रही है। तो इस तरह से आप लोग क्वार्टाइल को भी आप लोग आसानी से जो है ना वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, ये डिसाइल्स का ये जो फार्मूला है वो, यानी कि डिसाइल होता है कि आप 10 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करते हैं, परसेंटाइल्स होता है कि 100 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करते हैं। तो परसेंटाइल्स का भी ये जो फार्मूलाज हैं ये आप लोगों ने यहां से जस्ट याद करने हैं। उसके बाद ये जो है ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मॉड, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला फार्मूला भी आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है। इससे रिलेटेड आप लोगों को मीन की और मीडियन की वो वैल्यू दे देते हैं और कहते हैं कि मॉड की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करें, या मीन की और मॉड की देते थे, कहते हैं मीडियन की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करें। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि सिंपली सी फार्मूले को रीअरेंज करके वैल्यूज पुट करके आप लोगों ने कर देनी होती है। ट्रिम्ड और ट्रंकेटेड मीन, ये आप लोगों के शॉर्ट में आता है, आप लोगों को डेटा देते हैं, कहते हैं कि ट्रिम्ड मीन फाइंड आउट करें। तो आपने क्या करना होता है कि डेटा, फॉर एग्जांपल अगर 5 वैल्यूज हैं उसमें, तो पहली और आखिरी वाली वैल्यू को हटा के पीछे जो 3 वैल्यूज बचती हैं उसको आप लोगों ने मीन फाइंड आउट करना होता है। तो वो आप लोगों का ट्रिम्ड या ट्रंकेटेड मीन होता है। उसके बाद विंसराइज्ड मीन है। उसके बाद हमारा अगला विंसराइज्ड मीन ये होता है कि आप लोगों ने अभी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग क्वार्टाइल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम लोग क्विज में भी हम लोग कर चुके हैं। जब आप लोग फर्स्ट क्वार्टाइल, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फार्मूला लगाया ना, फर्स्ट क्वार्टाइल आप लोग फाइंड आउट करना था, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 6 + 1 / 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.75। 1.7 को आप लोग राउंड आउट करें तो आप लोगों के पास 2 आती है वैल्यूज का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वार्टाइल कौन सी है, दूसरी वाली वैल्यू बन रही है, ये है 9.2। तो आपने क्या करना होता है, विंसराइज्ड मीन ये होता है कि जो पहले क्वार्टाइल से पहले जितनी भी वैल्यूज आ रही होती है ना, आपने उसको पहले क्वार्टाइल वाली वैल्यू के साथ डिस्प्लेस कर देना होता है। यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू दूसरे नंबर वाली 9.2, ठीक है, तो 9.2 से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उसको आप लोगों ने 9.2 ही कर देना है। जैसे ये है ना, तो इसको आप लोगों ने 9.2 कर देना है। इसी तरह से आप लोगों ने पांचवी जो थर्ड क्वार्टाइल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा,
ये है 3 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये बन रही है 5.25। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पांचवी वैल्यू आप लोगों के डेटा के अंदर थर्ड क्वार्टाइल है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि पांचवी वैल्यू देखनी है 1 2 3 4 5, ये है पांचवी वैल्यू। इस पांचवी वैल्यू के बाद जो भी जो हमारी जो वैल्यूज होती है ना, उसको आप लोगों ने क्या कर देना, सॉरी इसको आप लोगों ने पहले असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला इसको इस डेटा को सच देखना है। हाँ, पांचवी वैल्यू आप लोग जाना है 1 2 3 4 5, ये है ना पांचवी वैल्यू 9.3। तो 9.3 के बाद जितनी वैल्यूज आएंगी ना, आपने उनको 9.3 कर लेना। ये विंसोराइज्ड मीन जो है ना उसका तरीका होता है। इस तरह से करने के बाद फिर जो आप लोगों की वैल्यूज इस तरह से कुछ बनेगी। ठीक है, यानी कि पहली वैल्यू को हमने 9.2 के साथ रिप्लेस कर दिया, आखिरी वैल्यू को हम लोग 9.3 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारे डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, तो विंसोराइज्ड मीन हमारे पास आ गया। डिस्पर्शन ऑफ डेटा, ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ डेटा में एब्सोल्यूट मेजर्स के लिए एब्सोल्यूट मेजर्स की कौन सी टाइप्स होती हैं, रिलेटिव मेजर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट मेजर्स में ये चार चीजें होती हैं, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस। और जो रिलेटिव मेजर्स होती हैं उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये होता है। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। और उसके बाद ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये फिर अगेन वही मीन, मीडियन, मॉड, ये सारे वही रिपीट हो रहे हैं। एक्सट्रीम वैल्यू से हमेशा मीन जो है वो अफेक्ट होता है, दूसरे जो है ना वो अफेक्ट नहीं होते। ये सारी चीजें वही, रेंज का मैं आप लोगों को जो फार्मूला बता चुकी है वही फार्मूलाज इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करने के फार्मूले, क्वार्टाइल, ये वाली जो सारी चीजें, तो इसमें मेन जो है ना वो चीजें जो आप लोगों को पता, हाँ ये वाले आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल डिविएशन, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेटा है ना वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, आप लोगों की डेटा के अंदर 5 चीजें होती हैं। जो पहला पॉइंट होता है ना वो कौन सी होती है, वो होती है एक्स की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लोगों की डेटा की, यानी कि जो पहली वैल्यू होती है। दूसरी वाली जो वैल्यू आती है ना वो कौन सी होती है, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। ठीक है, फिर जो तीसरे वाली जो वैल्यू होती है ना दरमियान वाली, वो मीडियन भी आप लोग उसको कह सकते हैं और सेकंड क्वार्टाइल भी कह सकते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है थर्ड वैल्यू। ठीक है, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल। उसके बाद आखिर पे आप लोगों की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है। ऐसा ही होता है ना। अब आपने करना क्या होता है, अगर तो आप लोगों का मीन, मीडियन, मिड रेंज और मिड रेंज ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल डेटा है। अब दो तरह से एसिमेट्रिकल डेटा हो सकता है, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, या तो राइट स्क्यूड होगा या फिर लेफ्ट स्क्यूड होगा। राइट स्क्यूड आप लोगों ने कैसे, आप लोगों ने माइंड में बात रखनी है। राइट स्क्यूड होती है जो इस साइड वाली जो है ना वो डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब अपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि ये क्या है हमारे पास, ये दरमियान वाली ये क्या थी हमारे पास, Q2 थी। ये क्या है हमारे पास, ये Q3 है। ठीक है, दरमियान वाले को हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। तो अगर मीडियन से Q3 के दरमियान अगर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, उसमें वैल्यूज का डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन Q2 से Q1 से लेके मीडियन के दरमियान, यानी कि Q1 से लेके Q2 के दरमियान जो वैल्यूज का डिफरेंस है वो कम है, तो हम लोग कहेंगे हमारा डेटा क्या है, राइट स्क्यूड है, राइट साइड पे डिफरेंस ज्यादा है, राइट स्क्यूड है। ठीक है, इस फॉर्म में आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, मीडियन स्मॉलर देन मिड रेंज एंड स्मॉलर देन मिड रेंज। लेफ्ट स्क्यूड कब होगा, लेफ्ट स्क्यूड तब होगा जब Q1 से जो Q2 तक की जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो कम हो, लेकिन Q2 से Q3 का Q1 से लेके Q2 तक का डिफरेंस ज्यादा हो। लेफ्ट की हम लोग बात करें तो हम लोग लेफ्ट साइड को देखना है, Q1 से लेके, और या तो ये होगा ना कि Q1 से लेके Q2 तक का जो डिफरेंस है वो आपका ज्यादा होगा, Q2 से लेके Q3 तक का डिफरेंस उससे कम होगा। या ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो आप लोगों की पहली वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, वहां से लेके Q1 तक का डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो कम हो, लेकिन आप लोगों को जो Q3 जो होता है ना, यानी कि क्वार्टाइल 3, उधर से लेके आप लोगों की सबसे बड़ी वैल्यू तक जो डिस्टेंस है वो अगर ज्यादा हो, तो वहां पे आप लोगों का डेटा कौन सा होगा, लेफ्ट स्क्यूड होगा। उसमें आपने ये बात याद रखनी होती है, ये फॉर्मूला ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखने हैं। आप लोगों को वो डेटा दे देते हैं मुख्तलिफ नंबर्स, वो अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पेपर पे देते हैं, वो कहते हैं बताएं लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, तो आपने क्या करना होता है, अपने डेटा में से मीडियन फाइंड आउट करना होता है, फिर आप लोगों ने मिड हिंग फाइंड आउट करना होता है, फिर आप लोगों ने मिड रेंज फाइंड आउट करना होता है, फिर आप लोगों ने ये देखना होता है कि अगर आप लोगों के आंसर्स जो हैं, अगर मीडियन वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, उससे छोटी मिड रेंज है, उससे छोटी मिड रेंज है,
तो फिर क्या है, आप लोगों का डेटा लेफ्ट सिक्योर्ड है। ठीक है, तो आप लोग जस्ट फार्मूलाज याद कर सकते हैं, तो फिर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए मिड रेंज का और मिड रेंज का अगेन यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। मिड रेंज होती है कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को आप लोग आपस में सम लेके उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। और मिड रेंज क्या होती है कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की जो वैल्यू होती है इसको आप लोग प्लस करते हैं और डिवाइडेड पे आप लोग 2 कर देते हैं, आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। ये आप लोगों का था। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करने का होता है कि आप लोगों ने फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल में जो डिफरेंस होता है ना वो अपने फाइंड आउट करना, यानी कि Q3 माइनस Q1 आप लोग करते हैं, आप लोगों के पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है। तो ये आप लोगों के लेसन नंबर 27 तक की इतना सा आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेन इसने में आप लोगों ने जो है ना फार्मूलाज याद रखने हैं और ये याद रखना है कि लेफ्ट सिक्योर डेटा कब होगा, राइट सिक्योर डेटा कब होगा, और उसके बाद मीन, मीडियन, मॉड, मिड रेंज, उसके बाद सारे जो मीन होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उनके फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं। और इसमें ग्राफ्स आप लोगों ने बनाने नहीं होते, उसका सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे डेफिनेशन से रिलेटेड वो उससे MCQs आप लोगों के आ जाते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए।